हेलो बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है, वो है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शंस। फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करना, इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी और एनहांसमेंट करना, ये एम है हमारे इंडिया का, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। उसके हिसाब से फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। अगर फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो फूड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना ज़रूरी है, फूड रिक्वायरमेंट के एनहांसमेंट भी बढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एनहांसमेंट करना इसलिए ज़रूर होता है कि मेन उद्देश्य है जो क्रॉप हमें प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे, ज़्यादा यील्ड दे, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी एनहांस हो जाए ताकि हमें क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी मिले, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छी मिले। ये उसके पीछे का एम है। तो इंक्रीमेंट इन फूड प्रोडक्शन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर इंडिया और कंट्री, सो दैट वी डिस्कस द टॉपिक प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें प्लांट में कुछ तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे। इस तरह के चेंजेस हम ऐसे करेंगे कि हमें हाई यील्ड मिले, क्वालिटी मिले, स्टेबिलिटी मिले और साथ में हमारे जो प्लांट है वो डिसीज रेजिस्टेंस भी हो। तो इस तरह के चेंजेस जो हम करते हैं उसको ही बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। उसको ही बोलेंगे प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन अगर हम करते हैं, इट इज अ प्रपोजफुल मैनिपुलेशन विच कैरी आउट इन द क्रॉप और प्लांट फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वेराइटी ऑफ प्लांट। हमें वेराइटी इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है, इसके लिए हम प्लांट के ऊपर प्रपोजफुल मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे प्लांट ब्रीडिंग। अब ये प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं, कई ऐसे वेराइटी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें हम इस तरह के चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे। वो है जेनेटिक, टैक्सोनॉमी, एग्रीकल्चर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। इस तरह के चेंजेस हमें करने होंगे प्लांट में, तब जाके हमें प्लांट में नई वैरायटी, नई क्वालिटी मिलेगी। तो वो करने के लिए हमें कई मेथड से गुजरना होगा। अगर हम प्लांट में इस तरह के चेंजेस चाहते हैं, इस तरह के चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कई तरह के स्टेप से गुजरना होगा। तो जिसमें हम देखेंगे मेथड्स। तो पहली मेथड्स है इंट्रोडक्शन, सेकंड है सिलेक्शन, तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी, टिश्यू कल्चर, एंड सिंगल सेल protein. This is the methods which used or applied in plant breeding. हमें प्लांट ब्रीडिंग किस लिए करनी है, हमें कई तरह के वेराइटी लानी है जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे सके, स्टेबिलिटी ज़्यादा दे सके, डिसीज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सके और हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फूड मिल सके। उसके लिए हमें क्या करना है, प्लांट ब्रीडिंग करना है। प्लांट ब्रीडिंग में हमारे पास क्या एम है कि हमें जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं,
टैक्सोनॉमी, एग्रीकल्चर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल हम चेंजेस प्लांट ब्रीडिंग में कर सकते हैं। अब इसमें हम कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन। अब सिंपल बात यह है बच्चों कि जब हमें इस तरह के प्लांट ब्रीडिंग करना है तो हमें जो प्लांट लेंगे उसमें हम ऐसे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एक तो डायरेक्ट प्लांट के पार्ट्स लेंगे और उनका हम नेचुरली या आर्टिफिशियली क्रॉस करेंगे। इसमें हो सकता है सेम प्लांट हो, सेम स्पेसीज के हो, सेम जनरेशन के हो, एक हो सकता है डिफरेंट प्लांट हो, डिफरेंट स्पेसीज के हो या डिफरेंट जनरेशन के हो, ऐसा हो सकता है। तो हम अलग अलग जनरेशन के, अलग अलग स्पेसीज के, अलग अलग वेराइटी के प्लांट लेके हम प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम एक टेक्निक कौन सी कर सकते हैं कि प्लांट के ऑर्गन लेके उनके ही हम क्रॉस करेंगे, या तो फील्ड में या फिर लैब में उनका क्या करेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे। इसमें हम मेल फीमेल का क्रॉस करेंगे प्लांट में ही या फ्लावर में ही। एक टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक में हम ये कर सकते हैं कि प्लांट का कोई ऑर्गन, कोई पार्ट लेंगे और उसको लैब में किसी कल्चर मीडिया में ग्रोथ करेंगे और उसके द्वारा नए प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। एक ये हो सकता है। तीसरा, हम प्लांट के सेल लेंगे और उनके जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज करके किसी और प्लांट के सेल में डाल के उसका नया प्लांट लैब में कल्चर मीडिया में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एक डायरेक्ट प्लांट टू प्लांट एक क्रॉसिंग कर सकते हैं, या फिर हम कल्चर मीडिया में प्लांट का ऑर्गन, सेल, टिश्यू लेके हम क्रॉस कर सकते हैं। तो ये दो मेथड से हम प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे? दो अलग अलग प्लांट या सेम प्लांट का क्रॉस करेंगे प्लांट में ही, दो सेम या अलग अलग प्लांट का क्रॉस करेंगे। अब हमारा टॉपिक है आज का वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। जिसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, लेकिन हम वो प्लांट में ही करेंगे, लेकिन हम वो प्लांट में करेंगे, लैब में नहीं। अब ये क्रॉस करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंट्रा वेराइटल या फिर इंटर वेराइटल या फिर इंटर स्पेसिफिक या फिर इंटर जेनरा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लांट का, किसका क्रॉस कर रहे हैं? प्लांट का क्रॉस कर रहे हैं। प्लांट में प्लांट का ही हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें हम कोई कल्चर मीडिया लैब में नहीं कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक तो हम इंट्रा वेराइटल लेंगे, मतलब हम सेम वेराइटी के दो प्लांट लेंगे, इनके आपस में क्रॉस करेंगे, मतलब सेम प्लांट लेंगे डिफरेंट वेराइटी के। इसमें हम क्या करेंगे? सेम प्लांट लेंगे डिफरेंट वेराइटी के और उनका क्रॉस करेंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? इंट्रा वेराइटल, दो सेम प्लांट का क्रॉस करना। सेकंड है हमारा इंटर वेराइटल। अब इंटर वेराइटल में हम कर रहे हैं दो अलग अलग प्लांट का क्रॉस करेंगे, दो अलग अलग वेराइटी के दो अलग अलग प्लांट का क्रॉस करेंगे, इंटर वेराइटल। उसके बाद इंटर स्पेसिफिक, इसमें हम क्या करेंगे कि अलग अलग स्पेसीज के दो प्लांट का क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें हम एक पेरेंट्स में मेल और दूसरे को फीमेल कंसीडर करेंगे। और इंटर जेनरा मतलब इसमें हम दो अलग अलग जनरेशन के प्लांट का क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये वेराइटी लेके हमारी न्यू वेराइटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें हम जो वेराइटी प्रोड्यूस करेंगे वो पहले वेराइटी से या पहले प्लांट से ज़्यादा बेटर
ज़्यादा प्रोडक्टिव देने वाली रहेंगी। मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लांट हमारे पास पहले से है उससे भी बेटर क्वालिटी, बेटर यील्ड देने वाला नया प्लांट हम इस तरह से क्रॉस करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम ये सब करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह के क्रॉस करने हैं। तो पहली स्टेप होती है स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप देखेंगे। हमने अभी देखे प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हम प्लांट का क्रॉस कर रहे हैं प्लांट में। अब इसमें हमारी स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम इस तरह के क्रॉसेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन में कौन से स्टेप देखेंगे। तो पहला है कलेक्शन ऑफ वेराइटी। हमें जिन प्लांट का कलेक्शन क्रॉस करना है उसके लिए हमें पहले ऐसे प्लांट को कलेक्ट करना होगा। ऐसे प्लांट कलेक्ट करके हमें अपने पास रखने होंगे जिनका हमें क्रॉस करना है। अब हमने 2 प्लांट लिए। ये यहाँ पे ऐसे प्लांट है जिनकी वह कुछ ऐसी स्पेशलिटी है कि वो यील्ड ज़्यादा अच्छे दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसे प्लांट है जिनमें ये स्पेशलिटी है कि वो डिसीज रेजिस्टेंस है। अब हमें क्या हो गया, हमने कलेक्शन कर लिए 2 अलग अलग वेराइटी का जिनका हमें हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस करना है। तो हमने क्या कैरेक्टर सिलेक्ट किए, एक ज़्यादा यील्ड देने वाला और दूसरा जो डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी रखता है वो। अब ऐसा क्यों? अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्लांट है जो अच्छी यील्ड देता है लेकिन डिसीज की वजह से वो यील्ड कम दे पा रहा है, हम डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट के साथ उसको क्रॉस करेंगे तो डिसीज रेजिस्टेंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा और एक अच्छी यील्ड भी हमें मिलेगी। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ वेराइटी। तो हमने कलेक्ट करके ऐसे प्लांट को रख लिया। अब इसमें हम एक कर सकते हैं, जो प्लांट हमने कलेक्ट किए हैं वेरिएबिलिटी के लिए, वो प्लांट हम एक तो इन सितु में रखेंगे। इन सितु मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया या नर्सरी एरिया जहाँ पे इन प्लांट को हमें रखना है ताकि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कर सके। या फिर एक सितु गार्डन में या फिर लैब में, सीड बैंक में हम इस तरह के प्लांट को रखेंगे जिसकी वजह से हम क्रॉस करने में उसकी हेल्प कर सके। सीड बैंक, बॉटनिकल गार्डन और ये फॉरेस्ट और नर्सरी। ये हो गया हमारा पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हमारे पास जो प्लांट है उसमें से हमें 2 पेरेंट्स सिलेक्ट करने हैं, एक यहाँ से एक वहाँ से। अब इन दोनों में से हमको एक मेल और एक फीमेल ऐसा कंसिडर करना है। जो कैरेक्टर, जो वैरायटी हमें चाहिए उसके प्लांट हमारे पास है, अब उसमें से हमको इवैल्यूएट करना है कि उसमें से कौन सा बेटर है। इन सभी में जो सुपेरियर होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे और इसमें जो सुपेरियर होगा उसको कलेक्ट करेंगे। मतलब हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाले में से भी हम सुपेरियर सिलेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा डिसीज रेजिस्टेंट देने वाले में से भी हम सुपेरियर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों में से हमको ये डिसाइड करना है कि किसको मेल और किसको फीमेल कंसीडर करें और उसके द्वारा हम क्रॉस कर सके। तो हम पहले इवैल्यूएशन करेंगे उनके कैरेक्टर्स का, उसके कैरेक्टर्स का इवैल्यूएशन करने के बाद हम उनको सिलेक्ट करेंगे एज अ मेल, एज अ फीमेल। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे। हम मेल प्लांट का पोलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे और फीमेल प्लांट के
स्टिग्मा में छोड़ देंगे। हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, हमने मेल फीमेल पेरेंट सिलेक्ट किए, अब हम करेंगे इनका क्रॉस। उसमें हम मेल पेरेंट्स का पोलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे और फीमेल प्लांट के स्टिग्मा में उसको छोड़ देंगे, जिसकी वजह से इनका क्रॉसिंग हो जाएगा। अब ये जो क्रॉसिंग होंगी ये आर्टिफिशियल होंगी, क्योंकि ये हमने किया है। नेचुरली ये हो सकता था, लेकिन ज़्यादा बेटर यील्ड के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, बेटर क्वालिटी के लिए इसको आर्टिफिशियली क्रॉस किया है। हमने पोलन ग्रेन कलेक्ट करके फीमेल प्लांट के स्टिग्मा में डाल दिए। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप हाइब्रिडाइजेशन की। उसके बाद जो हमें F1 हाइब्रिड मिलेगा उसे हम नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्शन में डालेंगे कि ये किस तरह का कैरेक्टर शो करता है, एंड टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे उसके सुपेरियर कैरेक्टर को। उसके बाद हम और उसके नेक्स्ट जनरेशन बनाते जाएंगे और इसके प्योर लाइन बनाएंगे, और वो प्योर लाइन फिर हम टेस्ट करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद कमर्शियलाइजेशन करेंगे। तो इस तरह से जो हमें F1 हाइब्रिड मिला, उस F1 हाइब्रिड के कैरेक्टर चेक करेंगे, उसके बाद उसका सिलेक्शन करेंगे, उसके टेस्टिंग करने के बाद सुपेरियर कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसके कई जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, जिसके उस कैरेक्टर की प्योर लाइन कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका कमर्शियलाइजेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आगे का हम कंटिन्यू करते बच्चों। इस तरह के क्रॉस करने के बाद कई प्रोडक्ट, कई वेराइटी हमें मिली है। तो जैसे इंडिया में मिले हुए हाइब्रिड क्रॉप है वो है इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स, जिसमें पहला पॉइंट है हमारे व्हीट एंड राइस। इसमें सोनालिका एंड कल्याण, ये दो सेमी डॉर्फ व्हीट वेराइटी हमें मिली। सोनालिका एंड कल्याण, ये दो सेमी डॉर्फ वेराइटी हमें इस हाइब्रिडाइजेशन से मिली है। और राइस में हमें मिली है जया, पद्मा एंड रत्ना नाम के सेमी डॉर्फ राइस वेराइटी हमें मिली। इंडियन हाइब्रिड क्रॉप में हाइब्रिडाइजेशन से मिली हुई सोनालिका, कल्याण सेमी डॉर्फ व्हीट वेराइटी, और राइस में हमें मिले जया, रत्ना और पद्मा। साथ में शुगर केन में देखिए, शुगर केन दो वेराइटी थी शुगर केन की। एक है जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, सैक्रम बारबेरी, जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। साथ में साउथ इंडिया में पाई जाने वाली सैक्रम ऑपिसिनरम, ये वेराइटी है। सिनरम, ये वेराइटी है। ये जो वेराइटी है दोनों, इसमें सैक्रम ऑपिसिनरम जो है ये थिक स्टेम वाली और हाई शुगर कंटेंट वाली वेराइटी है। नॉर्थ इंडिया में ग्रोथ नहीं हो सकती। साइंटिस्ट लोगों ने इन दोनों को क्रॉस करके एक नई वेराइटी बनाई, और जो अब दोनों एरिया में, साउथ और नॉर्थ एरिया में
ग्रोथ हो रही है और ज़्यादा शुगर कंटेंट भी रखती है और उसका स्टेम भी ज़्यादा थिक है। तो इस तरह से हमें शुगर केन में भी वैरायटी मिली है, साथ में हमें मेज में, जवार में भी हमें कई तरह की वैरायटी मिली है। तो ये हो गए हमारे इंडियन हाइब्रिड क्रॉप, हाइब्रिडाइजेशन से हमें मिले हैं। तो इस तरह के क्रॉसिंग से हमें कई तरह की ऐसी वैरायटी मिली है जिसका इस्तेमाल हम अभी कर सकते हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, यील्ड भी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी। प्लांट ब्रीडिंग द्वारा कई ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे क्रॉप मिले हैं जिनमें अब डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ गई है। पहले ऐसे प्रोडक्ट थे जिनमें कई डिसीज हुआ करते थे और उनसे यील्ड कम हो जाता था। अब उसी को एक वैरायटी के फॉर्म में प्रोड्यूस किया है बाय द हाइब्रिडाइजेशन, जिसके द्वारा हमें कई ऐसे वैरायटी मिली जो डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं चिली। ये जो चिली थी इसमें डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से यील्ड कम मिल रहा था, लेकिन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमें जो मिली है उसका नाम है पूसा सदाबहार। ये जो मिली है ये डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी मिली है। जैसे व्हीट में हिमगिरी, ये भी एक वैरायटी है जो डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। हाइब्रिडाइजेशन से भी कई तरह के ऐसे वैरायटी मिली है। तो उसके बाद बच्चों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम उस क्रॉप के या सीड के जेनेटिक चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे जिसके द्वारा उसमें वैरायटी ही चेंज हो जाएंगी। मतलब हम उसका चेंज करते हैं जेनेटिक। मीन्स जीनोटाइप चेंज करेंगे, मीन्स हम जीनोटाइप चेंज करेंगे, उस क्रॉप के, उस प्लांट के जेनेटिक चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे जिसके द्वारा वो प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर ही रहेंगे, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हम निकाल देंगे और हमें एक वैरायटी मिलेंगी, जो वैरायटी हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ ग्रोथ होंगी और हमें अच्छी यील्ड, अच्छी प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी देंगी। तो म्यूटेशन में हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ। और म्यूटेशन में जेनेटिक चेंजेस, वो चेंजेस हमें इस तरह की वैरायटी देंगी जो आगे जनरेशन में प्योर लाइन प्रोड्यूस करेंगी। अब ये जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग होती है इसमें ऐसे एजेंट होते हैं, वो एजेंट इस तरह के म्यूटेशन ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं जिन्हें म्यूटाजेंस बोलते हैं, जिन्हें म्यूटाजेंस बोलते हैं। इसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल, एग्जाम्पल के तौर पे हाई टेम्परेचर, दूसरा एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, ये हो सकते हैं। सेकंड है केमिकल, जिसमें नाइट्रस एसिड, इस तरह के केमिकल हो सकते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग में जब हम जेनेटिक चेंजेस करते हैं तो जेनेटिक चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें कई सब्सटेंस केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। और ये म्यूटाजेंस दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल, केमिकल। नेचुरल में हाई टेम्परेचर, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकते हैं, और केमिकल में मस्टर्ड गैस, इस तरह के केमिकल हो सकते हैं। हम जो ये प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम
इस तरह के चेंजेस या वेराइटी प्रोड्यूस करेंगे जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हो सकते हैं जिनको इंसेक्ट आसानी से खा जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट हर्बीवर्स होते हैं। तो कई तरह के इंसेक्ट अवेलेबल है एनवायरनमेंट में जो प्लांट को खाते हैं। तो हमें इस तरह के प्लांट इस प्लांट ब्रीडिंग द्वारा बनाने होते हैं कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी रखते हो, और इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए उनमें इस तरह के चेंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, या हमें उन्हें इस तरह के चेंजेस प्लांट ब्रीडिंग द्वारा देने हैं। जैसे अगर प्लांट के लीफ में हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, तो स्टेम में हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, तो इनकी वजह से इंसेक्ट उनको खा नहीं सकेगा। अगर प्लांट में स्टेम में लीफ में स्टिकीनेस आता है तो इंसेक्ट उनसे चिपक जाएंगे, तो उनको खा नहीं पाएंगे। तो इस तरह के चेंजेस हम या रेजिस्टेंस हम प्रोड्यूस करेंगे जिसके द्वारा इंसेक्ट उनको खा नहीं सकेंगे। तो ये प्लांट ब्रीडिंग द्वारा हम इस तरह से नई नई वेराइटी बना सकते हैं जिनका हमें इस्तेमाल हो सकता है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टिश्यू कल्चर। अब तक हम जो पढ़ रहे थे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, तो हम अब पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। सिंपल थिंग है, हमें इंक्रीज पॉपुलेशन के हिसाब से हमें फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब जब हम फूड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें पहले दो चीजों से फूड मिलता है, एक तो प्लांट से, दूसरा एनिमल से। तो फिलहाल तो हम एनिमल को बाजू में रख रहे हैं और हम अब देख रहे हैं प्लांट के बारे में। तो प्लांट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मतलब फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, जिसके लिए हम प्लांट में क्या कर रहे हैं, एक तरह से चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्लांट को क्रॉस करना है। तो हम दो तरह से कर सकते हैं। तो जो हमने पहले पढ़े वो था प्लांट का डायरेक्ट दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करना, मतलब एक प्लांट का प्रोडक्ट दूसरे प्लांट में हम डायरेक्ट। अब तो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो विंड द्वारा, एयर द्वारा नेचुरली, या फिर हम आर्टिफिशियली अपने आप को डालेंगे। ये स्टेज हमने अब तक देखे। अब सेकंड स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट में हम करेंगे उसको लैब में। पहले हमने फील्ड में किया, मतलब फॉरेस्ट में या बॉटनिकल गार्डन में से फील्ड में किया। अब उसको करेंगे लैब में। तो लैब में हम जो कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कल्चर डिजाइन करना। तो इसीलिए टिश्यू कल्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम उसे लैब में करेंगे। लैब में करने के लिए हमें प्लांट के कुछ पार्ट लगेंगे। तो जो प्लांट के पार्ट या ऑर्गन हम इस्तेमाल कर रहे हैं लैब में कल्चर मीडिया में ग्रोथ करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। उसको बोलेंगे एक्सप्लांट। मीन्स द ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ प्लांट इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट इन द लेबोरेटरी लेवल, दैट नोन एज द एक्सप्लांट। ठीक है। अब लेबोरेटरी लेवल पे हमें ये सब करना है। हमारे पास सॉइल तो है ही नहीं, हमें सॉइल में तो करना नहीं है, हमें जमीन पे करना नहीं, हमें गार्डन में नहीं करना है, हमें फॉरेस्ट में नहीं करना है, हमें लैब में करना है। लेकिन लैब में करने में हमको कुछ पॉट लगेंगे। तो पॉट जो होते हैं उनको प्लेट या फिर टेस्ट ट्यूब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्लास की प्लेट या ग्लास की टेस्ट ट्यूब इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हमको प्लांट को ग्रोथ करना है, हमें एक्सप्लांट लग रहे हैं। अब एक्सप्लांट हम कौन से ले सकते हैं, तो एक्सप्लांट पे हम ले सकते हैं टिश्यू प्लांट का एक, दूसरा प्लांट का स्टेम, तीसरा प्लांट का सेल, ये ले सकते हैं हम एक्सप्लांट में। मतलब हम प्लांट के क्या ले, मतलब हम प्लांट के पार्ट ले रहे हैं। एक तो हम स्टेम लेंगे या फिर सेल लेंगे या फिर टिश्यू। टिश्यू मतलब किसी लीफ का या किसी फ्रूट का या किसी स्टेम का एक कटिंग लेंगे छोटी सी, जिसको टिश्यू बोल सकते हैं, या फिर रूट का लेंगे। तो ये हो गया उसके पार्ट। ठीक है। तो ये एक्सप्लांट हो गया हमारे लिए, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। टिश्यू लेंगे, स्टेम ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं छोटा सा। ये चीज़ों को हम एज एक्सप्लांट कल्चर मीडिया के इस्तेमाल करेंगे। अब कल्चर मीडिया जो ले रहे हैं वो लैब लेवल पे है, प्लांट में तो नहीं कर रहे। अब कल्चर मीडिया जो लेंगे तो हम दो तरह से ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया वो है जहाँ पे हमारे उस प्लांट के ऑर्गन को डेवलप करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ नरिशमेंट अवेलेबल है, वो होगा कल्चर। जाहिर बात है अगर कोई प्लांट ग्रोथ हो रहा है तो उसको ग्रोथ करने के लिए खाना फूड कहाँ से मिलेगा, किसी
ऐसी चीज से जिसको खाना दे सकता है, वो चीज हम लेबोरेटरी लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर कल्चर। ठीक है, अब हर अलग अलग पार्ट के लिए ऑर्गन के लिए अलग अलग कल्चर हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग तरह से नरिशमेंट है। ठीक है, तो कल्चर क्या हो गया, नरिशमेंट सप्लीमेंट हो गया जो प्लांट को ग्रोथ करने के इस्तेमाल करेंगे। लेबर कल्चर अभी दो तरह से हो सकते हैं, इसमें भी हम दो टाइप दे सकते हैं। तो पहला टाइप देखेंगे सॉलिड कल्चर, बराबर है, और दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लिक्विड कल्चर। एक तो कल्चर सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या फिर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। कल्चर ऐसा पार्ट, ऐसा मटेरियल जो प्लांट के सेल को या ऑर्गन को ग्रोथ करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ नरिशमेंट उसको प्रोवाइड करता है, वो है कल्चर। दो तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड। अब सॉलिड को बोलते हैं यहाँ पे कैलस कल्चर, सॉलिड को बोलते हैं यहाँ पे कैलस कल्चर, और लिक्विड को यहाँ पे बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। ये दो चीजें आप ध्यान में रखें। क्लियर? हम लेबोरेटरी लेवल पे बनाएंगे, उसके हम प्लांट के कई तरह के पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल हो गया, स्टेम हो गया, या फिर टिश्यू हो गया, ओके, एम्ब्रियो भी हो गया, उसको हम एम्ब्रियो भी बोलेंगे। चलो नंबर डाल देते हैं एम्ब्रियो, ओके। एम्ब्रियो हो गया मतलब किसी प्लांट के जो ओवरी होंगे उसमें से हम एम्ब्रियो को कलेक्ट करेंगे, कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए हमें कल्चर लगेगा, उनको नरिशमेंट देने के लिए फूड लगेगा, फूड को देगा, कल्चर देगा। तो कल्चर में हमारे को दो तरह के, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड वाले को बोलते हैं कैलस और लिक्विड वाले को बोलते हैं सब्सटेंस। अब इसमें कल्चर में हम जिस तरह के स्टेजेस करेंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे अभी देखो, मैं इनको किसी प्लेट में या किसी टेस्ट ट्यूब में बना रहा हूँ, तो कांच की है। अब ये जो कल्चर मीडिया में, जो नरिशमेंट देने वाला कल्चर मीडिया में मैं प्लांट का टिश्यू या सेल डालूंगा, तो साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि वो तो नरिशमेंट देने वाला मीडिया है। और उसकी वजह से हमारा जो कल्चर है, जो प्लांट है, वो खराब भी हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। तो इसके लिए हमें ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं असेप्टिक टेक्निक। अब एसेप्टिक टेक्निक में ये होता है कि हम जो लेबोरेटरी लेवल पे कल्चर मीडिया में प्लांट को ग्रोथ कर रहे हैं, उस समय एक्सीडेंटली भी क्यों ना हो, हमारे हाथों से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कल्चर में ना, तो उसके लिए हमें अपने आप को स्टरलाइज रखना है, हाथों को स्टरलाइज रखना है, हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी स्टरलाइज होना, हमारे क्लोथ भी स्टरलाइज होना, हमारे शूज भी स्टरलाइज होना, हमारे कैप और गॉगल भी स्टरलाइज होना। इस तरह का हम वेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लॉथ जो हमने ऑलरेडी स्टरलाइज करके रखे हैं और हम उसको पहन रहे हैं। अब जिस कमरे में ये प्रोसेस कर रहे हैं, वो कमरे में आने वाली हवा भी स्टरलाइज होना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लैमिनार एयर फ्लो लगाएंगे, जिसमें हम HEPA, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर का फिल्टर लगाएंगे, जो एयर को फिल्टर और स्टरलाइज करेगा और स्टरलाइज एयर अंदर भेजेगा कमरे के अंदर। ठीक है, अब ये जो कमरा है जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम तो स्टरलाइज हो गए, एयर भी स्टरलाइज होगी, लेकिन कमरा स्टरलाइज नहीं है ना भाई, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमरे को भी स्टरलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्प्रे कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, बैक्टीरियासाइड, वायरसाइड जो है वो हम स्प्रे करके इसको स्टरलाइज कर लेंगे। अब इसके बाद जो भी एयर आ रही है, फिल्टर एयर आ रही है, और हम भी जो है फिल्टर है ऑलरेडी स्टरलाइज है, तो वो भी हो गया। लेकिन जिस प्लेट में हम कल्चर बना रहे हैं, वो प्लेट भी तो स्टरलाइज होना ना, तो प्लेट को भी स्टरलाइज करेंगे। अब कल्चर जो बना रहे हैं उसको भी स्टरलाइज करना पड़ेगा, उसको भी स्टरलाइज कर लिए। जो एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं उसको भी हमको स्टरलाइज करना पड़ेगा, वो भी हमने स्टरलाइज कर लिए। चलो, प्लेट भी हो गई, कल्चर भी हो गया, और अपना एक्सप्लांट भी स्टरलाइज हो गया, सब स्टरलाइज हो गया। अब हमें ये प्रोसेस करनी है, तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारे आजू बाजू में दोनों तरफ बर्नर रखे होना, ताकि वहाँ पे आने वाली एयर में जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे वो भी किल हो जाए और वो एरिया फिर से स्टरलाइज हो जाए। अब हम मेथड करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ तो भी एपरेटस लगेंगे, जिनके द्वारा हम ये चीजें करेंगे, तो एपरेटस को भी स्टरलाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो हम एपरेटस को भी स्टरलाइज करेंगे।
तो जैसे प्लेट को स्टरलाइट के वैसे अपरेटस और इस तरह से हम प्रोसेस करेंगे और हम कल्चर मीडिया में वो एक्सप्लांट डाल के उसको ग्रोथ करने के लिए छोड़ देंगे, इंक्यूबेशन पीरियड में रख देंगे। उसके लिए हम एक मशीन रखते हैं जिसका नाम है इंक्यूबेटर, जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन होता है, जिससे आसानी से प्लांट ग्रोथ हो सके। तो ये हो गए असेप्टिक टेक्निक, जिसको हम क्या बोलेंगे, असेप्टिक टेक्निक की मदद से हम ये प्रोसेस करेंगे लैब लेवल से, लेबोरेटरी में। क्लियर? वो है कल्चर। अब इसमें जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड होगा कि हम किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेस ऑन क्या, एक्सप्लांट। तो चलो हम पहला पॉइंट लेते हैं, बेस्ड ऑन एक्सप्लांट। तो डिफरेंट मीडिया, पहला है बेस्ड ऑन एक्सप्लांट। एक्सप्लांट के बेस पे हमारा मीडिया कौन सा होगा, एक होगा टिश्यू कल्चर, दूसरा होगा एम्ब्रियो कल्चर, और सेल कल्चर। ये हो गया बेस्ड ऑन एक्सप्लांट। अब हम सेकंड लेते हैं, हमारा सेकंड है बेस्ड ऑन इन विट्रो ग्रोथ। इसमें नंबर 1 आएगा कैलस कल्चर और दूसरा आएगा सस्पेंशन कल्चर। देखो पहला हो गया एक्सप्लांट के बेस के ऊपर कर रहे हैं तो वैसा कल्चर में टिश्यू कल्चर, एग्रीकल्चर, सेल कल्चर। अगर हमको इसके बेस पे लेना है कि विट्रो ग्रोथ, तो दो तरह से, सॉलिड और लिक्विड, तो कैलस कल्चर या फिर सस्पेंशन कल्चर। जो सॉलिड में डेवलप हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकते हैं, उसके लिए कैलस कल्चर। जो लिक्विड में ग्रोथ हो सकते हैं वो सस्पेंशन कल्चर। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक टेक्निक। ये तो इस तीनों पॉइंट है, ये पहला पॉइंट इससे रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है और तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है। मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताया। अब असेप्टिक टेक्निक में हमें जो ग्लास में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको स्टरलाइज करना है, तो ओवन का इस्तेमाल करेंगे। हम अगर कपड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़ों को स्टरलाइज करना है, तो ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करेंगे। हम अगर कल्चर का इस्तेमाल करना है तो कल्चर को इस्तेमाल करने के लिए हमको ऑटोक्लेव या फिर केमिकल या फिर अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल करेंगे। और हम कल्चर मीडिया ले रहे हैं, कल्चर मीडिया मतलब ये कल्चर, जैसे अगर कल्चर का ब्लड कल्चर हो सकता है, तो इनको स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट है मेटल के बने हुए उनको स्टरलाइज करना है तो हमें ओवन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के एपरेटस होते हैं जिनके द्वारा हम स्टर्लिटी मेंटेन करेंगे। कमरे को इस्तेमाल करना है तो केमिकल फ्यूमिगेशन मतलब केमिकल इस्तेमाल करेंगे। एयर को फिल्टर करना है तो हम फिल्टर मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम सभी अलग अलग तरीके से सबको फील्ड स्टरलाइज करके सबका एक साथ इस्तेमाल करेंगे इस तरह के कल्चर मीडिया को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि टिश्यू कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गन पार्ट ले रहे हैं जिनको हम लेबोरेटरी लेवल पे ग्रोथ करेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि हम साल में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए लगने वाला जो एनवायरनमेंट है हमने वो लैब में उसके एनवायरनमेंट को बना के रखा है, मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो बेनिफिट इसका पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि हम ये एनी टाइम ले सकते हैं, एनी टाइम ले सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्लोनल प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो इसमें कर सकते हैं हम क्लोनल प्रोपगेशन, जिसको माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। इस क्लोनल प्रोपगेशन में हम किसी शूट का, किसी प्लांट के शूट का या रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट के शूट का, रूट का इस्तेमाल करके हम एक माइक्रो पार्ट लेके उससे नया प्लांट बना सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन बोला या क्लोनल प्रोपगेशन बोला है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी प्लांट का शूट या रूट लेंगे जिसका एक माइक्रो पार्ट लेके उसका क्लोन बनाएंगे, सेम प्लांट का सेम क्लोन बनाएंगे, इसलिए इसको क्लोनल प्रोपगेशन भी बोलते हैं, और माइक्रो पार्ट के इसको माइक्रो प्रोपगेशन बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, ईयरली कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम, क्योंकि मेंटेनेंस करने के लिए हमारे पास वैसा एनवायरनमेंट है। हम किसी एक प्लांट का शूट रूट लेके उसके द्वारा नया क्लोन बना सकते हैं, एक इसका बेनिफिट है। साथ में हम इसकी प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं, क्योंकि एट टाइम में कई सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर दूसरा रूट मेरे पास है, उस रूट के दूसरा शूट मेरे पास है, उसके कई पार्ट, कई माइक्रो पार्ट निकाल के एक साथ में 10 या 20 या 50 प्लेट बना सकते हैं। तो एट टाइम हम क्वांटिटी ज्यादा करके उसको बना सकते हैं, ये इसका बेनिफिट एडवांटेज रहेगा। दूसरा, हम इसमें जो कैरेक्टर चाहते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर, उसी को हम आगे लाएंगे, और एक बार डिजायरेबल कैरेक्टर मिल गया तो उसका प्योर लाइन बनाएंगे, कई जनरेशन करके 1 से लेकर 6 जनरेशन तक खुद के प्योर लाइन निकालेंगे। तो क्वालिटी ऑफ फूड भी हमें बेटर मिलेगा, क्वांटिटी तो मिलेगी, क्वालिटी भी मिलेगी। तो ये बेनिफिट होता है जिसमें टिश्यू कल्चर में जो चाहिए वही कैरेक्टर हम लेंगे और उसी कैरेक्टर के प्लांट बनाएंगे, और उसी कैरेक्टर के प्लांट के हम प्योर लाइन निकालते जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलते जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं HMT। HMT बढ़िया राइस है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको कीड़ा जल्दी लग जाता है। तो हम ऐसा करेंगे कि उसमें से वो कैरेक्टर निकाल देंगे कीड़ा लगने वाला, और कोई और राइस में डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी वो कैरेक्टर लेके इसमें डाल देंगे। तो हमारा जो नया HMT हमारे लैब में बन के निकलेगा, तो उसके अगर हम नेक्स्ट जनरेशन बनाए तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें बेस्ट HMT भी मिलेगा और साथ में डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी मिलेंगी। तो इस तरह से हम नई क्वालिटी बना सकते हैं लैब में कल्चर मीडिया द्वारा। तो यही इसका प्रोपोगेशन है, मतलब पर्पज है कि हमें क्वालिटी भी बनानी है, क्वांटिटी भी बनानी है प्रोडक्ट की, प्लांट की। तो उसके लिए इस तरह की मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हमने देखे प्लांट ब्रीडिंग एक हो गया। दूसरा हमने देखे टिश्यू कल्चर, जिसमें माइक्रो प्रोपगेशन द्वारा हम टिश्यू कल्चर के जरिए कई तरह के प्लांट एक ही साथ में कई वेरायटी निकाल सकते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम कंटिन्यू करते हैं।